नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात होगी भूपेश बघेल की, जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के एक्शन पर सियासत देखने को मिल रही है। सोमवार को ईडी ने भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पैतृक निवास पर भी छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान बघेल के घर के बाहर खड़ी ईडी की कार पर कांग्रेसियों ने कुछ पथराव भी कर दिया। अधिकारियों के साथ कांग्रेसियों की थोड़ी बहुत झड़प भी, और इसके बाद रात में 10 बजे ईडी ने थाने में जाकर कुछ 26 कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सोमवार को ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। नारेबाजी हुई, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मंगलवार को प्रदेश भर में कांग्रेस ने भाजपा और ईडी के पुतले जलाए, अपना विरोध जताया। प्रदर्शन का यह सिलसिला अभी भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सवाल पूछने वालों के खिलाफ ईडी इनके पीछे पड़ जाती है, ईडी का एक्शन हो जाता है। कवासी लखमा ने सवाल पूछा, 8 घंटे के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल पूछने पर मेरे खिलाफ यानी भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें पलटवार करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के समय छत्तीसगढ़ में बड़े घोटाले हुए। प्रवर्तन निदेशालय ऐसी केंद्रीय एजेंसियां इन्हीं घोटालों की जांच कर रही हैं। इसमें प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं। बता दें कि ईडी ने भूपेश बघेल के घर से 33 लाख रुपए नगद सहित कई दस्तावेज बरामद किए। क्या ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल के सवाल पूछने पर की गई या फिर ये रूटीन जांच है, और इस जांच से कांग्रेस को आपत्ति क्या है? आज की चर्चा इस पर होगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। भूपेश बघेल के घर में जिस प्रकार से दुर्भावना पूर्वक ईडी की छापेमारी की गई, उससे पूरा प्रदेश कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आंदोलित है, छत्तीसगढ़ की जनता आंदोलित है। देश भर में ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की निंदा हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैद जी ने यह निर्णय लिया है कि आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ईडी का पुतला फूंककर हम विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस को इस देश के संविधान और कानून पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया है। यदि कोई संस्था, जो जांच एजेंसी है, वो यदि कार्रवाई कर रही है और सामने वाले पक्ष जिस पर कार्रवाई हो रही है, यदि उनको अपने ऊपर भरोसा है कि उन्होंने गलत नहीं किया है, तो शांति के साथ में सर की कार्रवाई होने देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने अपने कल्चर के अनुरूप, अपनी आदत के अनुरूप जिस तरीके से एजेंसी पर हमला किया, पथराव किया है, ये उनकी कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है और ये सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। आप एजेंसियों पर पथराव करके आखिर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? साथ ही साथ भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कल बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, जांच एजेंसी के बारे में कह रहे थे। मेरा ये प्रश्न उनसे कि उनकी उप सचिव रही सौम्या चौरसिया, जो 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे है, अनेक बार प्रश्न पूछने पर कभी उस विषय पर एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। यहां तक कि मुझे घटना की जानकारी है कि किसी पत्रकार ने जब ये सवाल किया तो उस पत्रकार पर भी हमला करने की कोशिश की गई। तो ज्यादा करीब से देखने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर से देखिए, थोड़ा फोकस हटाइए, ध्यान से देखिए। तो एक राजनीतिक दल है जो ये कह रहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। दूसरा राजनीतिक दल है जो ये कह रहा है कि हम ईमानदार पार्टी हैं और ये भ्रष्टाचार में संलिप्त एक पार्टी जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया। और इन सब के बीच में कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना आपा खो दिया और इस तरह के हालात बने। आज सवाल इन्हीं पर होंगे। डॉक्टर गंधर्व पांडे बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रुति शुक्ला कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं श्रुति जी आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, तकलीफ तो होती है अगर कोई आपके घर में घुसे बिना आपकी अनुमति लिए, घर में घुस के आपकी चीज़ों को छेड़े, आपसे सवाल पूछे, आपके पास कितना पैसा है उसको गिनने की कोशिश करे, आपको 10-11 घंटों के लिए कैद कर दे। बुरा तो लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर उस पर उस व्यक्ति की खींच निकले जिसके ऊपर कार्रवाई हुई तो समझ आता है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार कार्यकर्ताओं ने ईडी के कर्मचारियों के साथ किया, क्या वो ठीक था? क्योंकि ईडी तो अंततः एक नौकर है, एक संस्था के अंतर्गत काम कर रही है। उनका तो खुद का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होगा, एटलीस्ट कांग्रेस ये तो मानती होगी। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए अभिषेक जी, भूपेश बघेल जी ने इस चीज को मीडिया के सामने रखा है कि देखिए, जब प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि ईडी जो है ये सरकारी संस्था है और चाहे किसी की भी दबाव में या किसी की भी आज्ञा या आदेश है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो हम इनको ये जो काम कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनको सहयोग करेंगे। इनके काम में जो है हम
हम मतलब इनके काम में इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और बिल्कुल आप देखिए, कल जब माननीय भूपेश बघेल जी के यहाँ जो ईडी का जब छापा पड़ा, वहां पे जांच चल रही थी, तो अंदर का वीडियो वायरल हो रहा था, जहाँ पर भूपेश बघेल जी एकदम आराम से चाय चाय पी रहे थे। वो उनका परिवार एकदम आराम से निश्चिंत होकर बैठा था, क्योंकि उनको पता था कि भाई हमारे पास तो कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे हमें डरने की आवश्यकता। और उन्होंने तो साफ तौर पर मीडिया के माध्यम से भी ये बात ईडी तक पहुंचाई और मीडिया के साथियों तक भी पहुंचाई है। ये जो कि आपने देखिए, श्रुति आप जी अभी जांच कहा करिए, कि अंदर का जांच वीडियो करने में आपका वायरल हो सहयोग रहा था, करेंगे। श्रुति जी आपने कहा अभी अंदर का वीडियो वायरल हो रहा था, ये वीडियो कौन वायरल कर रहा था बाहर? ये मुझे नहीं पता है, वीडियो भी हमने भी मीडिया के माध्यम से ही देखा है और सोशल मीडिया पर भी हमने ये वीडियो देखा है। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि अंदर का एक थोड़ा सा झलक उनके घर का आया था, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे थे। तो भाई अगर कोई आदमी आराम से अपने घर में निश्चिंत होकर बैठा है और ईडी की कार्यवाही चल रही, तो उसको पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। भाई आप ठीक है, जिसके आदेश पर भी आप कार्यवाही कर रहे हैं, आप कार्यवाही कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात ईडी के अधिकारियों के ऊपर कोई भी हमला करने की, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में वहां पे डटे रहे और वहां पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी है जो बढ़ा चढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जब शाम को माननीय भूपेश बघेल जी अपने घर से बाहर निकले, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है प्रेस वार्ता में कि भाई हम जो है ईडी को पूरा सहयोग कर रहे थे और आगे भी करेंगे। आप जिसके भी आदेश पर काम कर रहे हैं, आपको जो जांच करना है आप कर लीजिए। और उसके बाद आपने देखा होगा अभिषेक जी कि जांच के बाद माननीय भूपेश बघेल जी ने आंकड़े के साथ सोशल मीडिया में ये बात रखी कि 33 लाख रुपए जो है कैश के साथ बरामद हुए, जिसमें स्त्री धन, हमारा खेती किसानी और हमारे घर में जो भी वस्तुएं थी, तो 33 लाख रुपए कुल मिला के कैश बरामद हुए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मंसूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद है, उनके करोड़ों के लेन देन की बातचीत की पेन ड्राइव उनके घर में मिली है ना। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी के पुत्र के मतलब पूर्व सांसद राजनांदगांव के अभिषेक सिंह के पुत्र के मतलब उनके पुत्र अभिषेक सिंह के सेल कंपनी के जो है कागजात वहां पर बरामद हुए। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी, मुझे ये समझ नहीं आता अभिषेक जी, ये लोग अपने नेताओं के ऊपर कभी ये कार्यवाही क्यों नहीं करते? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध के धुले हैं? क्या आज यही भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो दूध के धुले हो जाएंगे? अभिषेक जी मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल दूध के धुले हो जाएंगे। मतलब अगर भूपेश बघेल जी, अगर उनको सीबीआई ने रिहा कर दिया केस में, वो जो है मतलब बाइज्जत बरी हो गया, तो ये लोग अब इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गंदर जी क्या कहेंगे? ये बात भूपेश बघेल जी भी कल शाम को कह रहे थे कार्रवाई के बाद कि बस माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, एक बड़ी सी मशीन लेके आ जाओ और दिखा दो कि भैया अंदर बहुत नोट भरा हुआ है। फिर उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया जो भी कैश का है और बाकी सारी चीजें। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो अपने तहत कार्रवाई कर रही हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और आदरणीय कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन श्रुति शुक्ला जी ने भी ये प्रमाणित कर दिया कि ईडी किसी के यहाँ भी छापेमारी करे या कार्रवाई करे तो किसी को भी किसी प्रकार की प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ता। वो अपना काम स्वतंत्रता से करते हैं, चाहे आदमी चाय पिए, चाहे कहीं घूमे, चाहे कुछ करे, उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं। गंदर जी, इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ। अगर बिना बताए कोई मेहमान भी घर में आ जाता है तो हम थोड़ा सा परेशान महसूस करते हैं। यहाँ तो खैर ईडी की बात हो रही है। देखिए, और आपको बता देता हूं कि उसके बाद हमारी बहन ने कहा कि उनके पास से जो भी चीजें मिली उसमें वो किसी भी प्रकार के दोषी नहीं है, तो उन्होंने आकर के प्रेस वार्ता किया है। तो अगर वो दोषी नहीं है तो उनके कार्यकाल में जो मल्टी मनी स्पिनर योजनाएं लेकर आते थे, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की आम जनता का और छत्तीसगढ़ के खजाने का करोड़ों का, हजारों करोड़ों का जो घोटाला हुआ, जो सबके सामने आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये तो उस समय से ही स्पष्ट था कि ये इसकी जो चिंगारी है ये भूपेश बघेल जी तक पहुंचेगी। रही बात महादेव सट्टा ऐप घोटाला की, जब आप बात करते हैं तो उसके जो आरोपी हैं वो वीडियो जारी करके बताते हैं, स्वयं उस समय के मुख्यमंत्री जी का नाम उजागर करते हैं। तो इन सभी विषयों पर ईडी और सीबीआई उनके पास जब कुछ पुख्ता चीजें रहती है तो उसके तहत कार्रवाई करते हैं। और अगर इनको बिल्कुल भी डर नहीं है तो न्याय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का वातावरण बिगाड़ना, फिर उसके बाद जो अधिकारी आए हैं उनके गाड़ी के ऊपर, काफिले के ऊपर हमला करना, और बहन कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, समर्थक वहां खड़े थे। तो उसमें आपको बताना चाहूंगा कि कल ही वे सब अधिकारी वहां पर जो संबंधित थाना था वहां जाकर के उन्होंने एफआईआर भी लिखाई है, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनका नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है।
फिर उसके बाद बहन ने कहा कि इस प्रकार की पेन ड्राइव और कागज भूपेश बघेल जी घर में रखे थे, तो 5 साल तक के उसको घर में सजा के रखने का क्या तात्पर्य है, ये मुझे समझ में नहीं आता। उसकी उपयोगिता वे कहाँ साबित करना चाहते थे? क्या वे उसको घर में रख करके किसी को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे थे, या फिर से कोई एडिटेड प्रकार का कोई चीज किसी प्रकार से प्राप्त किया था? तो उसको पब्लिक पटल में रख देना चाहिए था, क्योंकि उस समय संपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब इस प्रकार से मीडिया में आकर अनर्गल बयानबाजी करना, ठीक, निश्चित ये बड़ा तौर पे ये लेजिटिमेट पॉइंट दिखाता रखा है, है इसमें कि मैं वे जल्दी से अपने आप जवाब में चाहूंगा। घबराए हुए हैं। श्रुति जी बताइए, आपने अभी खुद जिक्र किया ये जो जांच में पेन ड्राइव पकड़ा है, उसको सामने क्यों नहीं लाया? लाना चाहिए था, उसे सामने कार्रवाई होती। मैं आपको बताना चाहूंगी अभिषेक जी, जब प्रारंभ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब ये मतलब डॉक्टर रमन सिंह के दामाद का जो मुद्दा है, ये डॉक्टर पुनीत गुप्ता वाला, ये बहुत वायरल हुआ था और इस पर माननीय भूपेश बघेल जी ने इसे वायरल भी किया था, उस पर आवाज भी उठाई थी और इसमें जांच एजेंसी भी बैठाई गई थी। उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया हुई है, क्योंकि रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये एक राजनीतिक दायरा है, ये तो बड़े नेता समझ पाएंगे, लेकिन उस चीज पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आवाज उठाई थी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि, और इन्होंने एक बात की कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला कांग्रेस के नेताओं ने किया, तो कांग्रेस के नेता क्या आपको नक्सली दिखते हैं? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस के नेता क्या दिखते हैं भाई, जो हम अधिकारियों के ऊपर हमला कर देंगे? अरे एक मतलब कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में वहां पर गया अभिषेक जी, तो कॉमन सी चीज है कि वहां पर ऐसी खींचातानी वाली चीजें हो जाती है। कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी है, कई कार्यकर्ताओं ने बोला कि हम घायल हुए, तो अधिकारियों ने बोला, तो वो सब चीजें बेसिकली होती नॉर्मल सी चीजें। लेकिन इतनी सब चीजों का जो हिसाब है भारतीय जनता पार्टी एक बार खुल के दे दे, दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले स्वयं के गिरेबान में झांक ले। नहीं, पर ये जो बात कही जा रही है कि ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस के नेताओं पे कार्यवाही समझ से परे है ये। मतलब मुझे लगता है अभिषेक जी कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को संभालने के बजाय सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डोमिनेट करने में लगी। नहीं, पर श्रुति जी ये भी तो आरोप लग रहा है ना कांग्रेस में कि आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप खुद ही कहते हैं कि चलिए ठीक है जांच हुई है, देखिए कुछ नहीं मिला, और दूसरी तरफ आप ये सब भी कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये पब्लिक के सामने एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश। देखिए अभिषेक जी, सिंपैथी गेन करने की तो हमको आवश्यकता ही नहीं है ना, जनता तो सब कुछ देख रही है कि कैसे पहले एक राष्ट्रीय पार्टी की कार्यालय में ईडी को भेज दिया, फिर आप छोटे से लेके बड़े नेताओं के घर तक आप ईडी को भेज रहे हैं, तो आप वो जनता तो सब कुछ देख रही है, हमें सिंपैथी लेने की आवश्यकता थोड़ी है। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से ये प्रोपेगेंडा चला रहा है, और वही नेता जाके जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे ना, तो आप मान लीजिए मेरी बात को कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन तरीका है विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाने का। जो इनके खिलाफ बोलेगा तो बस इनके एक अनुसांगिक मुद्दे, मुझे लगता है संगठन है ये किया था, उसके माध्यम से उनको टॉर्चर करें। ठीक, रमेश जी से जवाब ले लेते हैं। रमेश जी, ये अब तो थोड़ा सा उबाऊ ही हो चुका है, ये जो ईडी की कार्रवाई होती है, एक तरफ बीजेपी के नेता यही लाइन दोहराते रहते हैं कि जब कुछ नहीं किया तो डरने की क्या बात है, संवैधानिक व्यवस्था पे विश्वास बनाए रखिए। वही कांग्रेस पे आरोप लगता है कि उनको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि संविधान और कानून, ये दो ऐसी चीजें हैं, वो नेताओं को तभी तक अच्छी लगती है जब तक उनके अनुरूप चल रही होती है। मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन जैसे ये संवैधानिक व्यवस्था और ये जो कानून है उनके गले का फंदा बन जाता है, अचानक से उसके पीछे साजिश, राजनीति, इस तरह के तर्क शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो मौजूदा परिस्थिति, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी भी हैं भूपेश बघेल जी, उनके घर ईडी के छापे के मामले को लेकर के जो बहस चल रही, तो ये क्लियर होना चाहिए कि भूपेश बघेल के यहाँ छापा नहीं पड़ा जी। वो तो छापा उनके बेटे के घर पड़ा हुआ है और बेटे से पूछताछ की गई, भूपेश बघेल से कोई पूछताछ नहीं की गई। अब आप देखें इस पूरे मामले को, जैसा कि आपने कहा कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे मामले को भूपेश बघेल से जोड़ करके देखा जा रहा है कि भूपेश बघेल के घर छापा पड़ गया, भूपेश बघेल के घर छापा पड़ गया। बेसिकली ये मामला उनके बेटे से जुड़ा है और आबकारी घोटाले से जुड़ा है। आपने अगर पूरा प्रकरण देखा होगा तो आबकारी घोटाले में किस तरह से होलोग्राम बदले गए, किस तरह से शराब की पेटियों को पैरेलल बनाया गया, और आपने देखा होगा कि ईडी ने जो कोर्ट को बताया है, जानकारी दी है, उसमें 40 लाख शराब की पेटियां मिसिंग है। तो
इन सब का लिंक भूपेश बघेल के बेटे तक पैसे का लेन देन हो रहा था। इस एवज में भूपेश बघेल के बेटे से पूछताछ हो रही है। भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने बुलाया है, अभी सम्मन भी जारी किया है। तो आखिर मेरे समझ में नहीं आ रहा ये पूरे मामले को भूपेश बघेल से कैसे जोड़ दिया जा रहा है। तो एक तो ये है कि भूपेश बघेल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भूपेश बघेल से कोई पूछताछ नहीं की गई है। तो निश्चित रूप से ये एक विक्टिम कार्ड कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही है कि भूपेश बघेल को इसमें आगे कर दे रही है, बाकी लोगों का नाम नहीं ले। नहीं, तो लेकिन मैं तो ये कहूंगा रमेश जी, अभी जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भूपेश बघेल जी, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी, उन्होंने बोला कि जब उन्होंने ईडी के अफसरों से पूछा कि ECIR नंबर क्या है तो वो बता नहीं पाए। अभी हम बीजेपी के नेताओं के बयान भी सुन रहे तो वहां भी कंफ्यूजन ही है। कोई बोल रहा है कि सौम्या चौरसिया जी के बारे में क्यों नहीं बोलते भूपेश बघेल जी। कोल घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, शराब घोटाला सब मिक्स हो रखा है। किस मामले को लेकर जांच हुई अभी तक स्पष्ट नहीं। पवन खेड़ा जी भी यही बात कह रहे थे कि किस मामले की जांच है, किस मामले को लेकर सवाल पूछे गए हैं, किन पर शक है, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण है नहीं। बस ये छापा जो है माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है, ये कांग्रेस का तर्क है। खैर, मैं ये भी मानता हूं कि कौन सा अपराधी होता है जो खुद कहता है कि भाई हमने अपराध किया है, तो वो उसमें मैं घुसना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये स्थिति जरूर है यहाँ पे। सर, आपने जो बात कही कि भूपेश बघेल जो है उनको आगे बढ़ा दिया गया है ताकि विक्टिम कार्ड खेला जा सके, बट अगर आप देखें तो बीजेपी के तमाम नेता भी तो यही कर रहे हैं कि वो भूपेश बघेल को ही लगातार टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कंफ्यूज स्थिति में है और कांग्रेस के लोग भी कंफ्यूज स्थिति में। दोनों ये नहीं समझ पा रहे हैं हमको आखिर क्या करना चाहिए। दोनों इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्थिति किसी के पास क्लियर नहीं, न बीजेपी के पास न कांग्रेस के पास। और सच ये है कि ईडी कार्रवाई अपनी कर रही है तो उसको करने दीजिए, उस पर राजनीति को इन्वॉल्व करने की मेरे ख्याल से कोई विशेष जरूरत नहीं है। और ईडी ने एक प्रेस नोट भी मेरे ख्याल से उसमें जारी किया, उसकी वेबसाइट पर है। तो ईडी खुद इस बात को क्लियर करे कि उसमें बहुत ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी या जो कांग्रेस के नेता ईडी और सीबीआई पर सवाल खड़ा करते थे, सीबीआई कोर्ट ने भूपेश बघेल को एक मामले में क्लीन चिट दिया है। तो क्या भूपेश बघेल के लिए और कांग्रेस के लिए अब सीबीआई सही हो गई, पहले खराब थी? तो एक तरह से दोनों बातें नहीं होनी चाहिए कि सीबीआई खराब है तो भूपेश बघेल को क्लीन चिट कैसे मिल गई, या ईडी परेशान कर रही है। तो ये तो एक लीगल प्रोसेस है और उसको होने देना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, अभी उस पे भी भूपेश बघेल जी आज विधानसभा बोले थे, वो बहुत लंबी लीगल प्रोसेस है, उसमें घुसने का मतलब नहीं कि बोल रहे थे कि चार्जेस ही फ्रेम नहीं कर पाए 7 सालों में तो इसलिए मामला ही रफा दफा हो गया। खैर, मैं इस पर आना चाहूंगा। गंधर्व जी, आज बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बोली भूपेश बघेल जी ने कि झारखंड जा रहे थे उससे पहले छापा पड़ा, असम जा रहे थे, यूपी जा रहे थे, हिमाचल जा रहे थे उससे पहले छापा पड़ा, अभी पंजाब जाने वाले उससे पहले छापा पड़ा। क्या ये शक चल रहा है कि भूपेश बघेल जी अपनी गाड़ी में नोटों की गड्डियां लेकर जाएंगे अगले चुनाव के लिए? क्या मतलब निकाले उसके इस बयान का? उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार भी जब किसी प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें मिलती है उससे पहले उनके छापा पड़ जाता है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों को अपना एक साधन बना लेना और अपनी गलती को उनके कार्रवाई के माध्यम से छुपाने का प्रयास करना, ये सब चीजों को जनता भली भांति समझती है। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी कह रहे थे कि कार्रवाई उनके सुपुत्र के ऊपर थी, उनसे पूछताछ की गई, तो निश्चित तौर पे तार इस प्रकार भी जुड़ते हैं कि उनके सुपुत्र को इतना अति संरक्षण कैसे प्राप्त हो गया कि कोयला घोटाले में उन तक के लिंक पहुंच गया, जिस प्रकार से आदरणीय रमेश पांडे जी ने कहा। तो कहने की बातें ये हैं कि निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी अपने बचाव के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और वैसे इनकी उपलब्धि भी बहुत बढ़िया है। ये जिस राज्य में चुनाव प्रचार के लिए प्रभारी बन के गए हैं, उस राज्य में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पे ये इनके जाने से या यहाँ से कुछ ले जाने से कुछ बदलने नहीं वाला, क्योंकि देश की जनता का जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो अटूट प्रेम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है, जिसमें वो विश्वास के साथ कमल का फूल खिला रहे हैं। तो इसका निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार के कोई दौरे या कहीं के प्रभार से कोई लेना देना नहीं है।
नहीं, लेकिन गंधर्व जी क्या इस बात से इनकार करेंगे कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जिसका आरोप लग रहा है बीजेपी पर, क्योंकि आप ही के ऑफिशियल बीजेपी के छत्तीसगढ़ मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी डला है, जैसे श्रुति जिक्र कर रही थी वीडियो का, उस वीडियो में दिखा रहे हैं कि नोटों की गिनती हो रही है। वो वीडियो कहां से आया और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है हमें नहीं पता, लेकिन आपके ऑफिशियल मीडिया हैंडल पर है और वहां पर भूपेश बघेल जी के यहाँ नोटों की गड्डियां मिलने का जिक्र हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने कहा और जितनी सौम्यता से हमारी बहन श्रुति शुक्ला जी ने बताया कि 33 लाख रुपए घर में रखे हुए थे, अब वास्तव में वो रकम क्या थी वो तो आने वाले समय में बिल्कुल पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि वो एक पक्ष की चीज है। तो और नोट गिनने की मशीन भी उनके घर गई, वो वीडियो भी सबने देखा। तो निश्चित तौर पे हो सकता है वो वीडियो उस कक्ष का हो जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि अंदर से वीडियो आ रहे थे, और कोई भी आम साधारण आदमी 33 लाख रुपए मेरे हिसाब से तो अपने घर में नहीं रखता। 33 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। सर मुझे तो थोड़ी राहत महसूस हुई कि कम से कम 33 लाख रुपए मिले। मनीष सिसोदिया जैसा होता तो और बुरा लगता। नहीं, वो तो है ही है। अब वो वास्तविकता क्या है वो तो एजेंसियां बताएंगी कि क्या रकम थी, ये तो अभी भूपेश बघेल जी ने बताया है। श्रुति जी क्या कहेंगे? भूपेश बघेल जी कहते कहते कह गए कि उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता, लेकिन जब बात आती है कार्रवाई की, क्योंकि इससे पहले चैलेंज भी किया गया था कि अगर हमने घोटाला किया है तो कार्रवाई कीजिए, आप ही की पार्टी के नेता थे। आज जब कार्रवाई हो रही है और तय प्रक्रिया के तहत हो रही है, क्योंकि देखिए अभी जो बात कही गई कि भूपेश बघेल जी के ऊपर अगर एक आरोप केस चला भी था तो आखिरकार वहां से उन्हें क्लीन चिट मिली, वो छूट गए। तो इस तरह की जो छटपटाहट है कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा रही। ये एक तरफ कहीं ना कहीं, चलिए आप इनकार कर रहे हैं, पर दूर से देखने में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपकी कार्यकर्ताओं की, जिस तरह से ईडी की गाड़ी को घेरने की कोशिश हो रही है, जिस तरह की छीना झपटी वहां पे चल रही है, क्या कहीं ना कहीं ये आप ही की पार्टी के लिए नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर रहा? जी देखिए अभिषेक जी, एक अपने नेता का साथ देने के लिए वो मतलब कार्यकर्ता जो है किसी भी स्तर तक चले जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से मारपीट करेगा या कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन होता ये है कि भीड़ में अनेक प्रकार की वारदात होती है, कार्यकर्ताओं को भी कई लोगों को चोट आई है, भूपेश बघेल जी ने कहा, अधिकारियों से छीना झपटी हुई है, हो सकता है अधिकारियों को भी कुछ चोटें आई हो। तो इस प्रकार की चीजें जब एक कार्यकर्ता अपने नेता के पक्ष में उतरता है तो इस प्रकार की चीजें भीड़ में होती है। और आपने कहा कि मतलब भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि मैं मरने से नहीं डरता। तो देखिए वास्तव में छत्तीसगढ़ के हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूपेश बघेल जी एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे होंगे जिन्होंने आते साथ ही किसानों के लिए कर्जा माफ किया और इतने बड़े बड़े निर्णय लिए जो शायद इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने लिए नहीं है अभी तक के। तो निश्चित ही माननीय भूपेश बघेल जी एक निर्भीक और निडर जो है मतलब नेता है, लीडर है, और कहीं ना कहीं उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि ये कार्यवाही वाकई में मतलब चैतन्य बघेल उनके पुत्र के ऊपर की गई थी, जबकि उनके पुत्र जो है ये शुद्ध रूप से किसान है, इन सब चीजों में यहाँ तक कि राजनीति में भी मतलब चैतन्य बघेल कभी इन्वॉल्व रहने वालों में से नहीं है। लेकिन चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र है और वो कार्यवाही भूपेश बघेल जी के घर में हो रही थी, तो उससे कार्यकर्ताओं का मतलब एक मनोबल टूटा। तो कार्यकर्ता वहां जाकर के अपने नेता के पर श्रुति जी मैं एक आम सवाल पूछता हूं, जनता के मन में एक पर्सपेक्टिव तो है कि देखिए आप एक बात बताइए कि आपके इतने सारे जो अधिकारी हैं जो आपके सरकारी कार्यकाल के समय में जेल काम कर रहे थे वो जेल के अंदर है। सौम्या चौटाला 2 साल हो चुका है उन्हें, अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। क्या ये सब जो मामले हैं पूरी तरह से फर्जी है? तो फिर इन अधिकारियों को इतने समय से जेल में क्यों रखा गया है? देखिए जैसा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने कहा था कि मतलब इतने सारे घोटालों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन प्रॉपर आज तक क्लियर नहीं कर पाई है कि किस घोटाले में कौन कोल घोटाले वाले मामले में सौम्या चौरसिया के पास जब तत्कालीन समय में कार्रवाई हुई थी तब कुछ 9.5 करोड़ की संपत्ति मिली थी उनके पास चल कोल घोटाले की शुरुआती जांच में ही, और ये सामने रखा गया था सबूत के तौर पर। तो आज सौम्या चौरसिया जेल में है जी, तो आज सौम्या चौरसिया मतलब उनके समय में जो भी घोटाला हुआ तो उस चीज को लेकर के वो आज जेल में है। तो वैसे आज आप कार्यवाही कांग्रेस नेताओं के ऊपर करा रहे तो उसका भी आप सबूत दीजिए ना, आप मतलब उस चीज को क्लियर कर दीजिए कि हाँ ये जांच में दोषी पाए गए। वो चीज नहीं कर पाती है ना ईडी और सीबीआई, परेशानी ये है। ठीक है, ये इस पे जल्दी से जवाब चाहूंगा गंधर्व जी।
यही सवाल लगातार उठते रहे हैं कि आखिर कितना समय लगता है एक केस की जांच को लेकर। दिल्ली शराब घोटाला मामला आप ले लीजिए, इवन ये जो केस है ये भी चल रहा है, 11 मई 2022 से शुरू हुआ था, अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाया, इसकी सुनवाई की शुरुआत भी नहीं हो पाई है। ये भी एक सवाल है कि आखिर कोई तय सीमा तो होनी चाहिए कि इस पर कार्रवाई होना शुरू हो। हम तो चाहते हैं जो दोषी अपराधी उन पर कार्रवाई हो, लेकिन कोई सीमा तो तय हो। कहीं ना कहीं इसलिए सवाल उठने लगता है कि ये कार्रवाई नहीं है, बस मामला हवा हवाई है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभिषेक जी आपने कहा, आप अभी बहन श्रुति शुक्ला जी से सुन रहा था कि जो जेल में है वो दोषी है, इसलिए सौम्या चौरसिया जेल में है, तो वो भी अभी आरोप के आधार पर ही जेल पे है। उन्हें भी 2 जगह से जमानत हो गई है और अभी वर्तमान में आपके पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी जेल पे हैं। तो जेल पे रहने से कोई दोष सिद्ध नहीं होता। ये न्यायपालिका की एक प्रक्रिया है जिसमें न्यायपालिका को जब उचित लगता है कि आप बाहर आकर के किसी भी प्रकार से सबूत से या न्यायपालिका की प्रक्रिया से भागने का प्रयास नहीं करेंगे, तो सभी को जमानत भी दी जाती है और सभी को रिहा भी किया जाता है। तो उसी न्यायपालिका काम करती है। रमेश पांडे, जल्दी से इस पर जवाब चाहूंगा। हर बार ये बात दोहराई जाती है, न्यायपालिका की व्यवस्था पे विश्वास रखें। क्या ये व्यवस्था उतनी सुदृढ़ है? 2023 में जब लोकसभा में सवाल पूछा गया कि ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है, तो इट वाज 0.5। इज इट सफिशिएंट? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत सारे केसेस नहीं, मेरा ऐसे हैं रमेश पांडे से सवाल था कि जिसका अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। रमेश पांडे जी, अब तक आवाज पहुंची है? चलिए ठीक है, अब समय इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ईडी अपने स्तर पर एक्शन कर रही है, लेकिन जबरदस्त तरीके से इस बार छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है। आखिर इस छापेमारी के बाद ईडी को क्या हासिल हुआ, ये तो खैर उम्मीद करते हैं आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, जो चीजें बरामद हुई है या फिर विरोधी दलों के द्वारा जो बातें कही जा रही है, उनमें कितनी सच्चाई है, ये भी देखना खैर दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो जाहिर तौर पर यह मसला गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में घोटालों की लंबी फहरिस्त में आखिर जिम्मेदार कौन है और क्या वो जिम्मेदार पकड़े जाएंगे, ये देखना बेहद जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी। फिलहाल आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।